Okay, in continuation with last lecture, we'll solve a few more examples in the vectors. So the question is, two forces each of magnitude F have a resultant of same magnitude F. The angle between the two forces will be. ऐसे बोला गया है कि F1 है उसकी मैग्नीट्यूड भी F है, F2 है उसकी मैग्नीट्यूड भी F ही है, और रिजल्टेंट जो तैयार हो रहा है उसकी मैग्नीट्यूड भी F ही है. तो उन दो फोर्सेस के बीच में एंगल कितना होगा. सो अगेन सेम मेथड से जाने वाले हम लोग. वी हैव द फॉर्मूला R इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2F1 F2 cos थीटा. सॉरी, चलो, तो यहाँ पे R की वैल्यू F है इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ F स्क्वायर प्लस F स्क्वायर प्लस 2 इंटू F इंटू cos थीटा. सो इट विल बी, अगर बोथ साइड का स्क्वायर किया हम लोगों ने तो मुझे क्या मिल जाता है, F स्क्वायर इज इक्वल टू 2F स्क्वायर, इन दोनों का एडिशन किया, प्लस 2F स्क्वायर cos थीटा. तो यहाँ पे 2F स्क्वायर कॉमन निकल जाएगा. सो F स्क्वायर इज इक्वल टू 2F स्क्वायर ब्रैकेट में 1 प्लस cos थीटा. सो ये F स्क्वायर और ये F स्क्वायर कट जाएगा. ये 2 मल्टीप्लीकेशन में है तो उधर जाके डिवीजन में चला जाएगा. सो क्या मिलेगा मुझे, 1 प्लस cos थीटा इज इक्वल टू 1/2. ठीक है. सो cos थीटा क्या मिलेगा मुझे, सो cos थीटा इज इक्वल टू 1/2 माइनस 1, सो माइनस 1/2 मिलेगा. सो थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करो, खत्म, दैट इज आंसर. ठीक है ना, माइनस 1/2 है, 1/2 नहीं है. सो प्रॉपरली उसको देख के करना. फाइन. ओके, नेक्स्ट. Okay, next question is, when suppose there is one force A, there is another force B, so what should be the angle between them so as to have maximum possible force as a resultant of these two. ठीक है. सो ए और बी दो वेक्टर्स हैं, तो दो वेक्टर्स का आउटकम जो है वो मैक्सिमम कब मिल सकता है, एट विच एंगल. बिकॉज ये दोनों, वही तो डिफरेंस होता है कि नॉर्मल एडिशन और वेक्टर एडिशन में, कि अगर ये फोर्स ऐसे लगा रहा हूं मैं, सपोज ये एक F फोर्स है, ये दूसरा वाला F फोर्स अगर मैं यहीं पे लगा रहा हूं, तो यहां पे इस पॉइंट पे जितना इंपैक्ट होता है इन दोनों का, उतना इंपैक्ट अगर मैं ऐसे लगाऊं और ऐसे लगाऊं तो नहीं होगा. यू कैन अंडरस्टैंड. ठीक है ना. क्यों, क्या हुआ, क्या फर्क पड़ा, मैंने यहाँ पे भी F फोर्स लगाया, यहाँ पे भी F फोर्स लगाया, यहाँ पे भी वही दो फोर्सेस हैं, तो इनमें और इनमें फर्क क्या है, तो ये वाला एंगल का फर्क है. गेटिंग द पॉइंट, ये वाले एंगल का फर्क है. इसका मतलब अगर मुझे A और B से मैक्सिमम आउटपुट चाहिए तो मुझे इन दोनों का मैक्सिमम आउटपुट, सॉरी, इन दोनों का अगर मैक्सिमम आउटपुट चाहिए तो मुझे इन दोनों में कितना एंगल रखना पड़ेगा, बिकॉज एंगल पे डिपेंड करता है कि इफेक्ट कितना होगा. द क्वेश्चन इज दिस. सो अगर यहां पे मैं ठीक से देखूं तो इन दोनों का मैक्सिमम वैल्यू कब हो सकता है, और मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है, उतनी हो सकती है जब ये दोनों एक दूसरे पे एग्जैक्टली ऐड हो. यानी ए बार प्लस बी बार इन दोनों की मैक्सिमम वैल्यू कब हो सकती है, तो उनकी मैक्सिमम वैल्यू हो सकती है जब उनका मैग्नीट्यूड जो है वो A प्लस बी आ जाए. गेटिंग द पॉइंट, A प्लस बी आ जाए तभी पॉसिबल होता है. दूसरा एक क्वेश्चन होता है, दूसरे का अगर अप्रोच से हम देखें तो अगर मैं कहता हूं कि इनका रिजल्टेंट R इज इक्वल टू, उसकी मैग्नीट्यूड है A स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2AB cos थीटा. अब यहां पे ये जो रिजल्टेंट R है ये A और B का रिजल्टेंट है, तो A और B की मैग्नीट्यूड तो कांस्टेंट ही है, उनकी तो मैग्नीट्यूड चेंज नहीं होने वाली है. तो उनका रिजल्टेंट जो है उसकी वैल्यू किसके हिसाब से चेंज होगी, तो cos थीटा के हिसाब से चेंज होगी. कैसे चेंज होगी, तो ये तो कांस्टेंट होगा, ये भी कांस्टेंट होगा, ये जो वैल्यू होगी उसमें भी ये वाला पार्ट कांस्टेंट है. तो सिर्फ इस पे डिपेंड होगा कि इसकी वैल्यू कहां पे चेंज हो रही है. इसकी जितनी ज्यादा वैल्यू होगी उसकी R की वैल्यू उतनी ज्यादा होगी. इसकी वैल्यू यानी cos थीटा की वैल्यू जितनी कम होगी, R थीटा की वैल्यू, सॉरी, R की वैल्यू उतनी ही कम होगी. इसका मतलब जैसे cos थीटा बढ़ेगा वैसे R बढ़ेगा, जैसे cos थीटा कम होगा वैसे R कम होगा. यानी cos थीटा पे डिपेंडेंट है उसकी वैल्यू कितनी होने वाली है. अब cos थीटा जो है उसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है, 1. उसकी मिनिमम वैल्यू कितनी होती है, -1. ठीक है. तो मैक्सिमम वैल्यू 1 होने के लिए थीटा की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 0. ठीक है ना. और मिनिमम वैल्यू -1 होने के लिए उस थीटा की वैल्यू कितनी चाहिए, 180, -1, सॉरी माइनस नहीं, सिर्फ 180, तो -1 मिलेगा.
सही बात है। इसका मतलब मैक्सिमम वैल्यू कॉस थीटा की, इसका मतलब मैक्सिमम वैल्यू आर की, मिनिमम वैल्यू कॉस थीटा की, यानी मिनिमम वैल्यू आर की। यानी रिजल्टेंट जो है वो मैक्स कब मिलेगा, जब कॉस थीटा कितना होगा 1 होगा, यानी थीटा कितना होगा 0। और आर मिनिमम यानी मिनिमम वैल्यू कब मिलेगी, व्हेन थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री। याद रखना कि मैक्सिमम वैल्यू ऑफ रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर्स यू विल गेट व्हेन थीटा बिटवीन देम इज 0 डिग्री, एंड मिनिमम वैल्यू यू विल गेट व्हेन थीटा बिटवीन देम इज 180 डिग्री। यानी दो फोर्सेस अगर एग्जैक्टली सेम डायरेक्शन में काम कर रहे हैं, फोर्सेस का एग्जांपल ले रहा हूं लेकिन इट इज ट्रू फॉर ऑल द वेक्टर्स, तो अगर सेम डायरेक्शन में थीटा इज इक्वल टू 0 इसका मतलब दोनों सेम डायरेक्शन में काम कर रहे हैं तो उसकी वैल्यू मैक्सिमम मिलेगी ऑब्वियसली। और अगर 180 डिग्री इसका मतलब एक फोर्स इस डायरेक्शन में काम कर रहा है, दूसरा फोर्स इस डायरेक्शन में काम कर रहा है, तो ऑब्वियसली यहाँ पे क्या मिलेगी वैल्यू, यहाँ पे मिलेगी मिनिमम वैल्यू और यहाँ पे मिलेगी आपको मैक्सिमम वैल्यू। गेटिंग द पॉइंट? सो दिस इज हाउ इट वर्क। सो दो वेक्टर्स जो हैं, दो वेक्टर्स में मैक्सिमम वैल्यू आपको तभी मिलती है जब वो दोनों एक सेम डायरेक्शन में काम कर रहे हैं। दो वेक्टर्स में मिनिमम वैल्यू मिलती है उनके रिजल्टेंट की मैग्नीट्यूड जब वो दोनों एग्जैक्टली अपोजिट डायरेक्शन में काम कर रहे हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट ट्राई करते हैं। Two forces F1 and F2 are mutually perpendicular to each other. What is the resultant force on the point mass will be? यानी एक पॉइंट मास है, ठीक है ना, पॉइंट मास यानी एक मास जिसका डायमेंशन निग्लिजिबल है, डायमेंशन निग्लिजिबल है और उसका मास कुछ तो है, ठीक है ना, तो उसको कहा जाता है पॉइंट मास। तो उस पॉइंट मास पे दो फोर्सेस लग रहे हैं विच आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर। इसका मतलब उन दोनों में एंगल कितना है 90 डिग्री। तो ये F1 कंसिडर करो, ये F2 कंसिडर करो, ये दोनों फोर्सेस उस पे लग रहे हैं, ठीक है। सो वेक्टर ऐसे दिखा रहा हूं, ये इस डायरेक्शन में म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक दूसरे को। तो इन दोनों की वजह से जो यहाँ पे फोर्स लग रहा है वो वाला जो फोर्स होगा उसकी मैग्नीट्यूड कितनी होगी ये पूछा है, ठीक है। यहाँ पे उसकी मैग्नीट्यूड कितनी होगी ये पूछा है। तो ऑब्वियसली इन दोनों का रिजल्टेंट अगर मैं R कंसिडर करूं तो मुझे क्या मिलेगा, R इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2F1 F2 cos थीटा, ठीक है। अब बोला है कि उन दोनों के बीच में एंगल कितना है 90 डिग्री। तो यहाँ पे cos थीटा यानी थीटा की वैल्यू कितनी है 90 डिग्री, थीटा की वैल्यू 90 डिग्री, इसका मतलब cos थीटा 0, cos थीटा 0 इसका मतलब ये पूरी की पूरी टर्म 0। सो R इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर। यही तो हमने देखा था कहां पे, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स के वक्त, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स के वक्त हमने ये देखा है, ठीक है। इजी पार्ट है। चलो और एक एग्जांपल ट्राई करते हैं। क्वेश्चन इज अ पार्टिकल हैज डिस्प्लेसमेंट ऑफ 12 मीटर टुवर्ड्स ईस्ट, 5 मीटर टुवर्ड्स नॉर्थ एंड 6 मीटर्स टुवर्ड्स 6 मीटर्स वर्टिकली अपवर्ड। सम ऑफ दीज डिस्प्लेसमेंट्स इज, यानी ठीक है, सपोज यहां पे दिया हुआ है नॉर्थ साउथ ईस्ट एंड वेस्ट। तो बोला है कि वो जो पार्टिकल है वो पार्टिकल 12 मीटर टुवर्ड्स ईस्ट गया, 12 मीटर्स टुवर्ड्स ईस्ट गया, उसके बाद 5 मीटर्स टुवर्ड्स नॉर्थ गया, ठीक है ना, 5 मीटर्स टुवर्ड्स नॉर्थ गया, देन 6 मीटर्स वर्टिकली अपवर्ड। सर वर्टिकली अपवर्ड यानी 6 मीटर इधर ही, ऐसे नहीं है, 6 मीटर्स अपवर्ड यानी वो ऐसे गया, परपेंडिकुलर टू द प्लेन। गेटिंग द पॉइंट, परपेंडिकुलर टू प्लेन यानी 12 मीटर्स ऐसे गया वो वर्टिकली अपवर्ड। अब वर्टिकली अपवर्ड 12 मीटर्स ऐसे गया तो हमें क्या फाइंड आउट करने के लिए बोला है, हमें बोला है कि सम ऑफ दीज डिस्प्लेसमेंट्स, ठीक है ना, यानी टोटल डिस्प्लेसमेंट का सम पूछा है, यानी सम ऑफ दीज डिस्प्लेसमेंट यानी ये डिस्प्लेसमेंट प्लस ये डिस्प्लेसमेंट प्लस ये डिस्प्लेसमेंट, इन तीनों डिस्प्लेसमेंट का सम फाइंड आउट करना है, ठीक है ना। तो कैसे करेंगे, सिंपल है, ट्राई करने की कोशिश करते हैं। इसको ऐसे ही रखता हूं मैं, आई जस्ट पुट सम अदर मार्कर। ये 6 मीटर है, ये वर्टिकली अपवर्ड 6 मीटर है, याद रखना वर्टिकली अपवर्ड 6 मीटर। ये वाली जो डिस्प्लेसमेंट है, इस वाली डिस्प्लेसमेंट को A कहते हैं, इस वाली डिस्प्लेसमेंट को B कहेंगे और ऊपर वाली डिस्प्लेसमेंट को C कहेंगे, ठीक है। तो मुझे पूछा है, अब डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, आपको पता है। सो अगर डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी देन रिजल्टेंट इज इक्वल टू रिजल्टेंट बार इज इक्वल टू A बार प्लस B बार प्लस C बार, ठीक है ना। तो A बार प्लस B बार प्लस C बार। अब नॉर्मल अलजेब्रा में अगर आपको पूछा गया कि व्हाट इज 5 प्लस 3 प्लस 2 अगर पूछा गया तो आप क्या करते हो, पहले 5 प्लस 3 करते हो, उसके बाद 2 को उसमें ऐड करते हो, ठीक है ना। सो 5 प्लस 3 8 प्लस 2 इज इक्वल टू 10, ऐसे करते हो। तो यहाँ पे भी ऐसे ही करेंगे, पहले इन दोनों को ऐड करेंगे, उसके बाद उसके रिजल्टेंट में इसको ऐड करेंगे,
ठीक है, तो a प्लस बी करके देखते हैं। सो a प्लस बी कैसे मिलेगा मुझे, ठीक से देखना, ये 12 है, ये 5 है, ठीक से देखना, 12 और 5 है। तो रिजल्टेंट ऑफ R1 इसको कह देते हैं, इन दोनों के रिजल्टेंट को हम R1 कहेंगे, ठीक है। सो R1 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। अब देखिए, a डिस्प्लेसमेंट ऐसे है, b डिस्प्लेसमेंट ऐसे है, गेटिंग द पॉइंट। a डिस्प्लेसमेंट ऐसे है, b डिस्प्लेसमेंट ऐसे है, उन दोनों में एंगल कितना होगा, तो ये सर ऐसे नहीं होगा, ठीक है ना, बिकॉज टेल कनेक्टेड नहीं है। कौन कौन कनेक्टेड है, टेल कनेक्टेड नहीं है, इसके हेड के साथ इसके हेड के साथ इसका टेल कनेक्टेड है, तो ऐसे नहीं चलेगा। सो यही यहां पे ले लेता हूं मैं, ये बी बार ही है हमारा। अब टेल कनेक्टेड है, अब दोनों में एंगल कितना है, 90 डिग्री। हाँ, तो यहाँ पे इन दो वेक्टर्स में एंगल कितना है, 90 डिग्री। तो ए और बी में 90 डिग्री एंगल है, तो 2ab cos थीटा, ये वाली टर्म 0 बन जाती है। सो इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर की वैल्यू कितनी है, 12 स्क्वायर। सो 12 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर, तो कितना मिलेगा मुझे, स्क्वायर रूट ऑफ 144 प्लस 25 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 169, नथिंग बट 13। यानी R1 बार जो है उसका मैग्नीट्यूड कितना मिला मुझे, 13 मिला, 13 मीटर्स, ये मैग्नीट्यूड मिला। अब डायरेक्शन भी चाहिए मुझे, समझ में आ रही है बात, डायरेक्शन भी चाहिए। सो डायरेक्शन कैसे फाइंड आउट की जाती है, ठीक से देखना, इसकी डायरेक्शन अगर मुझे फाइंड आउट करनी है तो अब उसकी डायरेक्शन फाइंड आउट करने के लिए ओके, उसकी डायरेक्शन फाइंड आउट करने के लिए मेरे पास ये 12 है, ये 5 है, मैं वैल्यू पुट करके, ठीक है ना, वैल्यूज पुट करके मैं उसकी डायरेक्शन निकाल सकता हूं, लेकिन वो करने की जरूरत नहीं पड़ेगी मुझे, बिकॉज मुझे पता है कि ये जो है ये ट्रायंगल लॉ के फॉर्म में बैठा हुआ है। तो इसका मतलब ऑब्वियसली रिमेनिंग जो वेक्टर होगा, रिजल्टेंट वेक्टर जो होगा वो ऐसे ही होगा, रिजल्टेंट वेक्टर जो होगा ऐसे ही होगा। सो मुझे उसकी डायरेक्शन की जरूरत नहीं पड़ेगी वैल्यू की, यानी ये थीटा की जरूरत अभी नहीं है मुझे। सो आई विल नॉट गो फॉर दिस थीटा, क्योंकि उसकी वजह से कैलकुलेशन बढ़ जाएंगे। अदरवाइज आप थीटा फाइंड आउट कर सकते हो बाय पुटिंग इट टू द अल्फा, ठीक है ना, इसको अल्फा पकड़ के अल्फा के फॉर्म में पुट करोगे, लेकिन मैं वैसे नहीं करूंगा, बिकॉज मुझे बस उसका डायरेक्शन चाहिए था, तो डायरेक्शन तो यही मिल जाएगा मुझे ऑब्वियसली, ठीक है। तो इसका मतलब अब ये वाला क्या है, ये वाला R1 बार है, यानी अब मेरा जो फाइनल रिजल्टेंट है विच इज नथिंग बट R1 बार प्लस C बार, ठीक है ना, ये वर्टिकल जो है वो C बार है, तो इन दोनों का रिजल्टेंट होगा। अब इन दोनों का रिजल्टेंट है, इसका मतलब मुझे क्या करना पड़ेगा, इन दोनों का रिजल्टेंट यानी बेसिकली ये ऐसे आएगा, इफ यू कैन इमेजिन, ये ऐसे आएगा यहां से लेके यहां तक, क्योंकि अगेन ये ट्रायंगल लॉ है और उसमें भी ये वाली जो डिस्प्लेसमेंट है, ये वाली डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन अपवर्ड है, ठीक है ना, तो ये ट्रायंगल लॉ के फॉर्म में ही है, यहां से लेके यहां पे, यानी पहले के हेड पे दूसरे का टेल है, गेटिंग द पॉइंट, पहले के हेड पे दूसरे का टेल है, तो यहां पे मुझे ऐसी वाली डिस्प्लेसमेंट मिलेगी। सो राइट नाउ आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन डिस्प्लेसमेंट, आई एम इंटरेस्टेड इन मैग्नीट्यूड। तो हम मैग्नीट्यूड चाहिए हमें, तो इसलिए हम मैग्नीट्यूड के बारे में ही बात कर रहे हैं। सो R1, सो मुझे R बार इज इक्वल टू, सो R बार का मैग्नीट्यूड कितना मिलेगा, स्क्वायर रूट ऑफ R1 स्क्वायर प्लस C स्क्वायर प्लस 2R1 C इंटू कॉस थीटा, अगेन ये थीटा एंगल बिटवीन R1 एंड C। अब देखो ये जो है ये वाला R1 है और ये वाला आपका C है, तो R1 और C में एंगल कितना है, 90 डिग्री। तो अगेन ये वाली जो वैल्यू है, ये वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। अगर ये वैल्यू 0 हो जाती है तो मुझे क्या मिलता है, R1 स्क्वायर प्लस C स्क्वायर। तो R1 स्क्वायर, R1 का मैग्नीट्यूड हमने निकाला था 13 स्क्वायर, प्लस C का वैल्यू हमें दिया हुआ है कितना, 6, सो 6 स्क्वायर, तो कितना मिलेगा मुझे, स्क्वायर रूट ऑफ 169 प्लस कितना मिलेगा, 36 इज इक्वल टू 169 प्लस 36, सो 169 प्लस 36 इज इक्वल टू 5, देन 0 एंड देन 2, सो 205 मिला मुझे। सो स्क्वायर रूट ऑफ 205 मिल जाएगा मुझे, ठीक है, स्क्वायर रूट ऑफ 205। अब जो ऑप्शंस दिए हैं उन ऑप्शंस में एक ऑप्शन है 12, सो 12 का स्क्वायर कितना मिलेगा मुझे, 144, ये तो नहीं होगा। उसके बाद दूसरा दिया हुआ है 14.31, सो 14.31 स्क्वायर इज इक्वल टू, अब प्रॉब्लम ये आता है कि 14 का स्क्वायर मुझे पता है, 14 का स्क्वायर कितना है, 196 है, ठीक है ना। 14 का स्क्वायर अगर 196 है तो 14.31 का स्क्वायर जो होगा वो अराउंड 15 का स्क्वायर होता है 225, ठीक है ना। तो ये जो होगा ये इसके नजदीक जाता है। तीसरा जो स्क्वायर है, तीसरा जो वैल्यू दिया है वो कितना, 10.04 है।
सो 10.04 अगर मैं कंसिडर करता हूं, 10.04, 10 का स्क्वायर कितना मिलेगा, 11 का स्क्वायर ले लो, 11 का स्क्वायर 121, ऑलरेडी इस वैल्यू से छोटा ही है, तो ये तो नहीं हो सकता, ठीक है ना, ये भी नहीं हो सकता। सो मोस्ट प्रोबेबली उसकी प्रोबेबिलिटी कौन सी है, 14.31 ये आने की प्रोबेबिलिटी है, बिकॉज 14 का स्क्वायर आता है 196 और 15 का स्क्वायर आता है 225, तो इन दोनों के बीच में ये नंबर आ रहा है, कौन सा वाला, 205, तो मोस्ट पॉसिबिलिटी यही है। तो यहाँ पे आपको वो अंदाज लगाना पड़ेगा कि 13.31 आता है कि नहीं। सो एज पर माय कैलकुलेशन 14.31 आना चाहिए, सो फाइनल आंसर विल बी 14.31, ठीक है। चलो नेक्स्ट ट्राई करते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन इज आस्क्ड, 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं और उन 4 ऑप्शंस में पहले मैं ऑप्शन लिखता हूं, देन आई विल टेल यू द क्वेश्चन। ऑप्शंस 4 दिए हुए हैं। पहला ऑप्शन है 10, 10, 10। दूसरा ऑप्शन है 10, 20, चलो 10, 10, 20। तीसरा ऑप्शन है 10, 20, 23 और चौथा ऑप्शन है 10, 20, 40। और पूछा है कि इन 4 में से ऐसे कौन से वेक्टर्स हैं कि जिनका रिजल्टेंट 0 नहीं हो सकता, यानी कैसे भी आप उनको लगाओ लेकिन उनका रिजल्टेंट 0 नहीं हो सकता। तो ऐसे वाले जो क्वेश्चंस होते हैं जब रिजल्टेंट 0 नहीं होना चाहिए, तो बेसिकली रिजल्टेंट 0 कब होता है, 3 वेक्टर्स का रिजल्टेंट 0 कब होता है। तो अगर सपोज ये 3 वेक्टर्स मैं कंसिडर करके चलता हूं, सपोज ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है और ये सी वेक्टर है, तो सबसे पहले ये कोप्लेनर वेक्टर होने चाहिए। अगर नॉन कोप्लेनर वेक्टर तो उनका रिजल्टेंट एनी हाउ कभी 0 नहीं होगा। सो अभी के लिए कंसिडर करके चलते हैं कि वहां पे दिया नहीं है, सो हम कंसिडर करके चलेंगे कि ये कोप्लेनर वेक्टर्स यानी तीनों के तीनों वेक्टर्स, हर एक ऑप्शन में जो तीनों वेक्टर्स हैं, तीनों के तीनों वेक्टर्स सेम प्लेन में हैं, ऐसे कंसिडर करके चलते हैं। अब इनका वेक्टर, इन तीनों का रिजल्टेंट 0 कब हो सकता है, तब हो सकता है जब इन दोनों का रिजल्टेंट यहां पे मिलेगा मुझे, विच विल बी इन द एग्जैक्टली अपोजिट डायरेक्शन ऑफ सी और मैग्नीट्यूड इक्वल टू सी। ऐसे पॉसिबल है, हाँ हो सकता है, देयर इज अ पॉसिबिलिटी। यहां पे अगर हो तो भी हो सकता है, देयर इज अ पॉसिबिलिटी। यहां पे हो इन दोनों का रिजल्टेंट अपोजिट टू द बी, देयर इज अ पॉसिबिलिटी। लेकिन ये कब पॉसिबल है, इन दोनों का रिजल्टेंट इसके अपोजिट आना तो पॉसिबल है, अगर मैं एंगल एडजस्ट कर लूं तो यहां पे मुझे मिल जाएगा, लेकिन उसके लिए इन दोनों के रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड भी सी जितना चाहिए, ठीक है। तो ये सेकंड कंडीशन है। पहली कंडीशन क्या है कि इन दोनों का रिजल्टेंट तीसरे को अपोजिट डायरेक्शन में चाहिए, और दूसरी रिक्वायरमेंट ये है कि इन दोनों के रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड सी जितना चाहिए, ठीक है। तो उसके लिए मैं क्या करता हूं, उसके लिए एक कैसे फाइंड आउट किया जाता है इसको, तो इसको कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं कि हर एक का कैलकुलेशन मैं करते बैठूं और देन आई विल फाइंड आउट, इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर इन दिनों की रिजल्टेंट की मिनिमम वैल्यू और मैक्सिमम वैल्यू, ठीक है ना, इन दोनों की मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू, इन दोनों की रेंज में अगर सी कभी नहीं आता है, अगर सी नहीं आता है, तो ऑब्वियस सी बात है कि मुझे समझ में आ जाता है कि सी को ये दोनों का रिजल्टेंट कैंसिल आउट नहीं कर सकता। गेटिंग द पॉइंट। अगर ये रेंज है, इनका रिजल्टेंट की ये रेंज होती है, मिनिमम टू मैक्सिमम ये रेंज होगी इनके रिजल्टेंट की, ठीक है। यानी ए और बी का मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा, ए प्लस बी, अगर डायरेक्टली ऐड हो जाते हैं, और मिनिमम वैल्यू क्या होगा, ए माइनस बी। ये मैंने आपको लास्ट कुछ एग्जाम्पल पहले मैंने आपको एक्सप्लेन किया हुआ है। सो द थिंग इज, अगर ऐसी बात है तो मुझे क्या करना पड़ता है, मुझे इनकी रेंज फाइंड आउट करनी पड़ती है, मिनिमम और मैक्सिमम। तो इसका मतलब ए और बी की मिनिमम टू मैक्सिमम ये जो रेंज है, इस रेंज में अगर सी नहीं आता है तो इन दोनों का रिजल्टेंट सी को कैंसिल आउट नहीं कर सकता, तो फाइनल रिजल्टेंट ऑफ ए प्लस बी प्लस सी, ठीक है ना, ए प्लस बी प्लस सी, इन तीनों का फाइनल रिजल्टेंट 0 नहीं हो सकता, ठीक है ना। जीरो आना यानी क्या, रिजल्टेंट 0 आना यानी क्या, ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0, ऐसे आना। तो ए प्लस बी यानी ये ए प्लस बी, अगर ए प्लस बी सी को अगर कैंसल आउट करता है तभी इन दोनों का रिजल्टेंट 0 आ सकता, ठीक है। और 0 रिजल्टेंट आने के लिए ये क्राइटेरिया है। तो 2 चीजें मैं देखने वाला हूं। पहली चीज, ठीक है, कि इन दोनों का रिजल्टेंट सी को अपोजिट डायरेक्शन में चाहिए, तो यहां पे हम कंसीडर करेंगे कि हमने यार अरेंजमेंट कर ली, ठीक है ना, ताकि इन दोनों का रिजल्टेंट सी के अपोजिट डायरेक्शन में आए। लेकिन मैग्नीट्यूड का भी तो मैटर करता है। तो मैग्नीट्यूड, इन दोनों के रिजल्टेंट की मैग्नीट्यूड अगर इन दोनों के रिजल्टेंट की मैग्नीट्यूड अगर सी के इक्वल में होती है तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी
देखिए आपको पॉसिबिलिटी पूछी है, ठीक है ना, तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ रिजल्टेंट बीइंग 0। लेकिन अगर मैं इसको ए पकड़ता हूं, इसको बी पकड़ता हूं, इसको सी पकड़ता हूं, तो ए और बी का मैक्सिमम वैल्यू कितना हो सकता है 20, और ए और बी का मिनिमम वैल्यू कितना हो सकता है 0, ठीक है ना। तो 20 to 0 इसकी रेंज में क्या ये सी आता है? यस। तो ये पॉसिबल नहीं होगा इन दोनों की, देयर इज अ वन पर्टिकुलर स्ट्रक्चर जहां पे इन दोनों का रिजल्टेंट इसको कैंसिल आउट कर सकता है, बिकॉज सी कम्स इन द रेंज ऑफ 0 to 20। इन दोनों का देखते हैं, ये ए और बी, ये 10 + 10, इनकी रेंज कितनी है 0, मिनिमम रेंज कितनी है 0, मैक्सिमम कितनी है 20। इन दोनों की रेंज में क्या ये आता है? यस आता है, बिकॉज रेंज में आप बॉर्डर पॉइंट्स को भी इंक्लूड करते हो तो ये आता है, तो ये भी पॉसिबल नहीं है। 10, 20, 23, 10 और 20 की मिनिमम वैल्यू कितनी होगी? 20 - 10 यानी कितनी होगी 10, ठीक है, और दोनों की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी 30, तो इन दोनों की रेंज में 23 आता है, यस, तो ये भी पॉसिबल नहीं होगा। लास्ट वाला देखते हैं 10, 20, 40, 10, 20, 40 की मिनिमम रेंज कितनी है 20 - 10 यानी 10 उसकी मिनिमम रेंज है, मैक्सिमम रेंज कितनी है 30, 40 उन दोनों की रेंज में नहीं आता है, तो इसका मतलब यहां पे कुछ भी कैसा भी कॉम्बिनेशन करो, रिजल्टेंट इज नॉट गोइंग टू बी 0, रिजल्टेंट इज नॉट गोइंग टू बी 0। गेटिंग द पॉइंट? समझ में आ रही है बात? ठीक है, रिजल्टेंट 3 वेक्टर्स का रिजल्टेंट 0 होने के लिए बेसिक क्राइटेरिया क्या है कि 2 का रिजल्टेंट तीसरे के एग्जैक्टली अपोजिट डायरेक्शन में हो और मैग्नीट्यूड उन दोनों की सेम हो, यानी a + b की मैग्नीट्यूड और c की मैग्नीट्यूड सेम होनी चाहिए, ठीक है, और डायरेक्शन अपोजिट होनी चाहिए। तो डायरेक्शन अपोजिट करने के लिए मैं इस सबका अरेंजमेंट कर सकता हूं, लेकिन मैग्नीट्यूड के लिए क्या करूं? तो मैग्नीट्यूड के लिए क्या होना चाहिए? तीसरे की मैग्नीट्यूड इसकी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू की रेंज में आती है कि नहीं आती है, ये बस मुझे चेक करना होता है। अगर आती है तो तीनों का रिजल्टेंट 0 होने की पॉसिबिलिटी है, अगर नहीं आती है तो तीनों का रिजल्टेंट कभी 0 नहीं हो सकता। आप कुछ भी अरेंजमेंट करो, यहां पे देयर इज वन अरेंजमेंट, यहां पे भी देयर इज वन अरेंजमेंट, यहां पे भी देयर इज वन अरेंजमेंट, की जहां पे उन दोनों का पहले 2 का रिजल्टेंट तीसरे के इक्वल हो सकता है और अपोजिट डायरेक्शन में हो सकता है, लेकिन फोर्थ वाला जो है वहां पे इन दोनों का रिजल्टेंट चाहे अब 40 वेक्टर के अपोजिट डायरेक्शन में आ जाए, लेकिन मैग्नीट्यूड उसके इक्वल कभी नहीं हो सकती, कभी भी नहीं हो सकती। सो इन दोनों का रिजल्टेंट 0 कभी नहीं हो सकता। गेटिंग द पॉइंट? Okay, great.